नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक ऐसा शो जो हर हफ्ते हम लेकर आते हैं आपके लिए और बाजार के एक दिग्गज से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर वो बाजार की चाल पर तो ध्यान देते ही हैं, उसकी नब्ज पकड़ कर रखते ही हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि निवेश के लिहाज से आपको क्या बदलाव करने चाहिए और आगे बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, क्या ट्रेंड्स हैं। मेरे साथ आज बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर जुड़ गए हैं, जो बाजार की चाल पर आपको राय देंगे और बताएंगे कि निवेश के लिए कहां कितने मौके हैं। विशाल, स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तो बाजार की चाल से ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। शॉर्ट टर्म अक्सर बात नहीं करते हैं शो में, लेकिन फिलहाल जो बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ख़ासतौर से अगर हम 4 जून के एक डिप के बाद अगर देखें, तो इस तरह के लेवल्स बाजार में आएंगे और इस तरह की अंडरटोन बुलिशनेस दिखाई देगी, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। बाजार की तो फितरत ही होती है उतार चढ़ाव भरी, और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है बाजार को कह पाना कि आने वाले समय में वो ऐसे जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बहरहाल फिलहाल जो हमें अंडरटोन बुलिशनेस दिखाई दे रही है बाजार में, उसे आप कैसे समझते हैं? नियर टर्म ट्रिगर्स अगर हम देखें विशाल, तो क्लियरली एक बजट है हमारे सामने और साथ ही तिमाही नतीजे भी आ जाएंगे इस नए वित्त वर्ष के, पहले तिमाही के, तो वो भी नज़र में रहेंगे सभी के। लेकिन बाजार किस किस तरह की बातों को भाप पा रहा है, किस किस तरह की एक्सपेक्टेशन में इस तरह का रनअप हमें दिखाई दे रहा है? अगर आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हम समझ सके बाजार की, तो वो क्या होगी? सो कविता जी, थैंक यू फर्स्टली, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। एंड बाजार, आपने जैसे कहा, उतार उतार चढ़ाव तो उसका स्वभाव है। वो तो चलता रहेगा। आई थिंक निवेशकों ने पिछले साल और पिछले कई सालों से आप उनका आई थिंक रिटर्न्स देखे हैं, काफी उनका पैसा बना है। कभी कभी ऐसे एक फ्लो में जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। पहला तो मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहिए। इस साल भी पोस्ट जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे, जो चढ़ाव आया है वो अच्छी बात है, बट उसकी वजह से या उसी पे खाली हमें बहुत ज़्यादा रिलाई करना ये भी सही नहीं होगा। इसलिए थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो मार्केट, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आए, कंसोलिडेशन हो, आई थिंक लॉन्ग टर्म निवेशकों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी वजह से इंडिया की मैक्रो स्टोरी और स्टेबिलिटी में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। बजट इज एन इवेंट, इलेक्शन इज एन इवेंट, बट एक्चुअली निवेशकों का पैसा बनता है बिकॉज कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती है, और लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स कितनी बढ़ रही है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। कंपनियों की यहाँ पर अर्निंग्स बढ़नी चाहिए, कमाई दरअसल अगर हम देखें तो काफ़ी समय बाजार में रहने पर और सही तरह के स्टॉक सिलेक्शंस और कंपनी सिलेक्शंस के तर्ज पर होती है। एक मुझे आपका हाउस व्यू जानना है, और ये जो आपका हाउस व्यू है, मुझे इलेक्शन मैंडेट से लेके इंडिया स्टोरी अगर मुझे समझनी है, जो आप भाप पा रहे हैं, जिस तरह का मैंडेट सामने आया है, इस बात में कोई शक नहीं है विशाल कि हम पॉलिसी कंटिन्यूटी एक तरह से देखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा एंगल शिफ्ट है, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट है। शायद कंजम्पशन, रूरल जैसे एरियाज हैं जहाँ पर हम ज़्यादा बूस्ट होता हुआ देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी जो बातें चल रही थी, इंफ्रा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, डिफेंस हुआ, रेल हुआ, इस तरह के सेक्टर्स को ऐसा नहीं है कि तवज्जो नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ और यहाँ पर पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कंजम्पशन जैसी स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की मंशा अभी दिखाई दे रही है। आपके हाउस का व्यू क्या है? किस तरह से आप इंडिया स्टोरी को आगे और बढ़ता हुआ देख रहे हैं सिलेक्शन मैंडेट के बाद? श्वेता जी, हम एक्चुअली पीरियोडिकली जो रिव्यू करते हैं, जो हम्म। हम एक स्टेप बैक करके देखते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारे रीजंस थे इंडिया में बुलिश होने के लिए, वो आज भी हैं नहीं हैं, क्या कितना चेंज हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं वगैरह। एंड वो पिक्चर एक एक्चुअली काफी अच्छा पॉजिटिव दृश्य में दिखाता है। तो एज एन एग्जांपल, हम 5-6 एरियाज जनरली काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं उसी की स्टोरी अभी भी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। तो पहली बात, जैसे जो इंडिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज आज है वो ये है कि अब हमारी मीडियन एज, जो वर्किंग फोर्स का जो एंट्री हो रही है, वो बड़े इकोनॉमीज में से सबसे अच्छा है। तो इंडिया का मीडियन एज आज 29 ईयर्स है।
इन कंपैरिजन चाइना को अगर आप देखें तो 37 है, यूएस 38 है, जापान 47 है। तो हमारी जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो आज भी पूरी बरकरार है। हमें ये देखना है कि जो नए लोग वर्कफोर्स में हैं वो कितने स्किल्ड हैं, उन्हें जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही है और वैल्यू एडिशन उनसे कितना हम ज्यादा कर सकते हैं। दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस कि आप 6.5-7% पे ग्रो करेंगे कि 7.5-8% पे या 9% पे ग्रो कर सकते हैं। सो ये एक एरिया है जो हम क्लोजली देख रहे हैं, बट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बरकरार है। सो दैट इज अ टिक इन आर माइंड। तो सिमिलरली वी कैन डिस्कस अदर एरियाज एज वेल। फॉर एग्जांपल जो हमारा मैक्रो स्टेबिलिटी, जो बैलेंस शीट की जो अभी स्ट्रेंथ है, इंडियन बैलेंस शीट बोथ एट अ पब्लिक और अ गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज अ प्राइवेट सेक्टर लेवल। तो अगर कोई इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको फाइनेंस चाहिए, आपकी बैलेंस शीट रेडी होनी चाहिए। एंड हमें ये लगता है कि बोथ जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस है, फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड आपने देखा है पिछले बजट में भी, फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन ब्रिंगिंग इट डाउन। जो फोरकास्ट उन्होंने किया है दैट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव इन बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग डाउन फिजिकल डेफिसिट। इसके साथ भी जो अगर आप बैंक्स की बैलेंस शीट देखें या कॉर्पोरेट बैलेंस शीट देखें, बोथ हैव लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ। तो फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी हमें अगर ग्रो करना है तो वो हमें लगता है कि जो करेंट फिजिकल हेल्थ है दैट विल बी एबल टू मैनेज। एक बहुत अच्छा जो पॉजिटिव पिछले 2-3 सालों में हुआ है ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता था वो अभी वेल कंट्रोल रहा है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट है, खासतौर से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो अब लास्ट 3-4 साल में पोस्ट कोविड जो इंडिया में बनना शुरू हुए हैं, उसकी वजह से हमें बहुत अपसाइड मिला है और उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा वेल कंट्रोल आ गया। तो ये 2-3 जो कोर मैक्रो इंडिकेटर्स है ये हमें बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, रिसोर्स जो चाहिए होती है, आपके पास आदमी भी है, आपके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी है, तो ये दोनों अगर आप कंबाइन करें तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती अब जिस तरह से हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं बाज़ार की जो डोमेस्टिक फ्रंट पे कहानी है वो काफ़ी मजबूत है। ये बातें हमने इस्टेब्लिश कर ली। अब मुझे एफआईआईज का एक नज़रिया और ग्लोबल बाज़ारों का और ग्लोबल निवेशकों का एक नज़रिया समझना है। हमारे घरेलू बाज़ार में हमने देखा है कि रिटेल निवेशकों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, भले ही वो डीमैट अकाउंट के लिहाज से हम समझना चाहें या जिस तरह से एसआईपी के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर महीना हम देख रहे हैं। अब एफआईआईज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जून में हमने देखा कि एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है अब तक के जितने भी आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले हमने अच्छी खासी सेलिंग भी देखी है। क्या आपको लगता है कि और इलेक्शन रिजल्ट से पहले भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शॉट्स किए हुए थे, रिकॉर्ड हाई पे उनके शॉट्स के आंकड़े भी थे। अब क्या उन्हें बजट का इंतजार है एक बार फिर से बाजार की ग्रोथ स्टोरी, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा दिखाने के लिए? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी इस व्यू के भी हैं कि अब हो सकता है चाइना के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो अब एफआईआईज का रुझान थोड़ा सा वहाँ पर होगा क्योंकि वो थोड़े से रीजनेबल कॉस्ट पर है। वहाँ पर भी हालांकि अनिश्चितताएं वहाँ पर भी कई पैमानों पर हैं, लेकिन कुछ रिफॉर्म के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्ट जोन बन सकता है। ओवरऑल ग्लोबल व्यू और एफआईआईज का नजरिया भारत के लिए आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, एफआईआईएस का जो कैपिटल आता है इंडिया में वो काफी अलग अलग रूप से आता है। जो हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं वो खाली एक पोर्शन है जो एफआईआईएस का फ्लो आता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का जो सॉवरेन डेट है, इंडिया बीइंग इंक्लूडेड इन द इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, उसकी वजह से भी काफी कैपिटल इंडिया में आएगा, बिकॉज वो प्रपोर्शन है। कोई भी अगर इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स खरीद रहा है या उसमें एलोकेशन कर रहा है तो आपको पहले जो एलोकेशन नहीं आता था वो आपका आना शुरू हो जाना चाहिए। ये हमारा मानना है। एस्टिमेट्स हैं कि करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर्स इसकी वजह से भी आने चाहिए। और ये भी देखा गया मार्केट में कि वो जो इंक्लूजन है उसका वेट नहीं करेगा, वो आगे पीछे काफी पैसा ऑलरेडी आ चुका है। तो जो कैपिटल अपनी कंट्री में आ रहा है वो खाली जो सेकेंडरी मार्केट या लिस्टेड इक्विटी में नहीं खाली आता है, उसमें डेट में भी आता है, प्राइवेट मार्केट्स में भी आता है, एफडीआई में भी आता है। तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज ओनली अ कंपोनेंट ऑफ द मेनी फ्लोज।
अब अगर हम जो इक्विटी मार्केट में जो फ्लोज आते हैं उसके बारे में अगर ध्यान दें, तो ये थोड़ा बहुत टैक्टिकल होता है। कैपिटल हमेशा कंपेटिटिव होता है, तो आपकी कंट्री क्या ऑफर करती है रिलेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, और इमर्जिंग मार्केट्स एज अ बास्केट क्या ऑफर करती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड मार्केट्स या होम मार्केट्स ऑफ वॉट एवर द एलोकेटर इज। तो वहां पे हम देखते हैं जनरली कि अगर इमर्जिंग मार्केट्स में या तो वैल्यूएशन ज्यादा है, या ग्रोथ रिलेटिवली उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, या होम मार्केट्स में ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो कैपिटल टिपिकली फ्लोज आउट। और ये हमने पहले भी देखा है कि जब कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकला, एफआईआईएस ने विड्रॉ किया, इंडिया को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज हमारे बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए मार्केट्स उतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स जो बाकी हैं इंडिया को छोड़ के, वो काफी रिलेटिवली सस्ते हैं, क्योंकि वहां पे करेक्शन ज्यादा आया था, इंडिया में उतना करेक्शन नहीं आया। तो ये भी स्वाभाविक है, जैसे आपने कहा कि बाकी मार्केट्स इमर्जिंग में हो सकता है ज्यादा अट्रैक्टिव लगे एफआईआईस को। अब एफआईआईस कब अपना ध्यान इमर्जिंग मार्केट्स पे डालेंगे वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब वो इमर्जिंग मार्केट्स को प्रिफर करेंगे तो ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट में और इंडिया को भी कैपिटल ज्यादा मिलना चाहिए। अब इसके लिए एक तो जो यूएस फेड है उसका क्या स्टैंड रहता है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट्स, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा, उसी से कनेक्टेड दूसरा फैक्टर है कि डॉलर कितना स्ट्रांग रहता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर डॉलर ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, डॉलर अगर वीक होता है, तो इमर्जिंग मार्केट्स टिपिकली ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ऑन अ डॉलर इन्वेस्टमेंट बेसिस आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसलिए पहले भी देखा गया है कि अगर डॉलर वीकनेस आती है तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बढ़ जाते हैं। यूएस का फिस्कल, यूएस की इंटरेस्ट रेट्स, और कितनी वहां पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में उसका ट्रेंड कैसा रहता है, दीज वुड बी 2 or 3 फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट डॉलर इन जनरल, एंड डॉलर मूविंग विल इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट फ्लोज एज वेल। सो दीज आर 2 or 3 थिंग्स जो हम चाहते हैं कि हम क्लोज देखें। आज जैसे कि आपने कहा, हमारा मार्केट काफी स्ट्रांग है डिस्पाइट एफआईआई इज नॉट पार्टिसिपेट, तो उनकी जब ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है तब भी हमारा मार्केट काफी स्ट्रांग है। इसलिए अगर ये 3-4 चीजें होती हैं कि अगर डॉलर वीक होता है, रिलेटिवली हमारा इमर्जिंग मार्केट्स ग्रुप ज्यादा अच्छा लगने लगता है, तो थोड़े फ्लोज वहां पे आने चाहिए और इंडिया को भी बेनिफिट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो फ्लोज हैं एफडीआईएस में, प्राइवेट इक्विटी में, बॉन्ड्स में, वो ऑलरेडी आ रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि स्ट्रक्चरल अपसाइड अभी भी बरकरार है इंडिया। विशाल, अब थोड़ा सा सेक्टर्स में आपका रुझान और कहाँ पर आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे फैक्टर्स पर बात कर ली है जहाँ पर ग्रोथ के बहुत सारे ऑलरेडी हमने देखा है कि बुनियादी कदम सरकार ने उठा लिए हैं, और अब उसी तरह के निर्णय को वो आगे बढ़ाएंगे अपने बजट में भी, और हो सकता है आने वाले वक्त में भी। आपके मुताबिक कौन कौन से सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स जो कि बतौर हाउस आप ले रहे हैं, या जहाँ पर आपका रुझान है? कविता जी, हर फंड का एक अलग फिलॉसफी है। ओवरवेट अंडरवेट पोजीशन हो सकता है हर फंड का थोड़ा अलग हो, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका पोर्टफोलियो थोड़ा अलग होता है। लेकिन हमें ये लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश गवर्नमेंट का रहा है लास्ट कई सालों से, उसका जो बेनिफिट प्राइवेट या लिस्टेड स्पेस में आना चाहिए, उसमें हमें अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब उसके जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज नहीं होते हैं, वो उसमें जो जो सप्लायर्स होते हैं, कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरर्स जैसे है, या मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इन जनरल, और जो पूरी इकोसिस्टम है उसकी, उसमें काफी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्योंकि एक बार अगर आपने जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया तो एफिशिएंसी भी होती है, और एफिशिएंसी की वजह से जो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर होता है, उससे डाउनस्ट्रीम किस किस इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, वो हम देखना चाहते हैं। और फिर कंपनी लेवल पे देखते हैं कि भाई वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं है। तो कैपिटल गुड्स या सेलेक्ट सेगमेंट्स जिनको इंफ्रा स्पेंडिंग से बेनिफिट मिलता है, वहां पे हमने देखा है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भारत में आज इनोवेशन बहुत हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इज अ वे टू
सी कि जो बिगेस्ट लार्जेस्ट हाई टेक और जो डीप रिसर्च वाली जो जॉब्स हैं वो आज इंडिया में आ रही है। तो R&D रिलेटेड या कैपेबिलिटी रिलेटेड जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उसका इंडिया में, उसकी वजह से जो इनोवेशन होता है और उसकी वजह से जो वैल्यू एफिशिएंसी मिलती है, उन कंपनीज को भी हम काफी ध्यान से देख रहे हैं कि अगर कोर कैपेबिलिटी इंटेलिजेंस R&D अगर इंडिया में हो रही है तो उससे लास्टिंग वैल्यू किस कंपनीज में बनती है। उसकी वजह से जो इनोवेशन वाला थीम है या जो कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी या कोर कैपेबिलिटी इंटेलिजेंस को ज़्यादा बेहतर यूज कर सकती है, उसकी वजह से या तो आपका मार्जिन बढ़ता है या आपका नया मार्केट डेवलप होता है, आपको एफिशिएंसी मिलती है, जैसे कि आप बेहतर आप प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। उन थीम्स में भी हमको लगता है कि आप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कंजम्पशन एक एरिया है जो काफी लोग ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कोविड के बाद अर्बन सेंटर्स में तो काफी तेज रहा है, लेकिन जो रूरल सेंटर्स हैं जहाँ पे कोविड का प्रभाव ज्यादा एडवर्स रहा था, वहाँ पे कंजम्पशन जो बेसिक कंजम्पशन है या रूरल या सेमी अर्बन कंजम्पशन है वो कब वापस आता है। हाँ, वो एक अपसाइड हो सकता है काफी सेक्टर्स के लिए, जो स्टेबल सेक्टर्स है या जो बेसिक सेक्टर्स है वहाँ पे अपसाइड हो सकता है। तो वहां भी हमें लगता है कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स उसमें जब ग्रोथ आएगी तो दैट कैन बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर अस। तो वहां पे अगर ग्रीन शूट्स दिखते हैं, उसमें अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है, दैट कैन ऑल्सो बी अ सेक्टर विच इज टुडे नॉट डूइंग वेरी वेल, बट दैट कैन एक्चुअली हैव सम ग्रोथ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। तो इसमें काफी सारी जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स होती हैं, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, कैन बी अ बेनिफिशियरी। राइट विशाल, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ रिटेल निवेशकों के बिहेवियर पैटर्न पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जून 4 का जो फॉल था वो बहुत सारे लोगों के लिए एक नया तरीके का एक्सपीरियंस था। एटलीस्ट जो 2-3 सालों में आए हैं पिछले बाजार में, उन्होंने इस तरह की गिरावट कभी देखी ही नहीं। आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं निवेशकों के बिहेवियर्स पर और आपका फंड हाउस मेरे ख्याल से एक्सपर्टीज़ भी रखता है और निवेशकों को उस तरह से गाइड भी करता है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने एक उस दिन की फॉल देखी और अब बाजार का एक ऐसा माहौल देख रहे हैं जहां पर मोमेंटम चौतरफा अच्छा दिखाई दे रहा है? अक्रॉस मार्केट कैप्स भी आप देखिए, हमने कहा था मिड कैप स्मॉल कैप्स में फ्रॉड जमा हो रहा है, वहां से शिफ्ट होकर कहानी लार्ज कैप्स में चली जाएगी, लेकिन वो नैरेटिव भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार एक तरह से मैच्योर हुआ है, बाजार का एक ये नया दौर है जो आप शायद सहमत होंगे अपने अनुभव को देखते हुए, जो हम सब फिलहाल देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर बिहेवियर की कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपने देखे और कैसे उनको सुधारने का समय आ गया है? क्योंकि अब इतिहास से भले ही आप सीख ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इतिहास हमेशा अपने आप को रिपीट करेगा। तो क्या कहेंगे इस पर? कविता जी देखिए, जो हमें डेटा मिलता है उसमें कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई बिल्कुल। एक हाँ। एरियर खाली नहीं होता है। हम्म। तो जो इन्वेस्टर्स बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं, जो SIP के माध्यम से रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं, अ, हमें ये लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में उनका फायदा काफी अच्छा होता है और हुआ है इन द पास्ट, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में। बहुत ज्यादा शार्प उतार चढ़ाव में आप लूज भी काफी कर सकते हैं। तो जिन्होंने जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुआ, पैनिक करके बेच दिया और फिर उसके बाद वापस नहीं एंटर कर पाए, उन्होंने देखा होगा कि 8-10% रिटर्न उनके ऑलरेडी चले गए। तो कभी कभी ज्यादा एक्टिविटी करने से नुकसान ज्यादा होता है। अगर आप पेशेंटली बैठे रहते हैं और आपने कुछ नहीं किया होता तो उसमें आपका उसका मुनाफा या भलाई ज्यादा होती है। तो हमारा जनरल मानना यह है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं मार्केट्स में तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करिए। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पे ध्यान मत दीजिए। अगर बहुत गिरौती होती है, अगर आपके पास कैपिटल है, आप अगर और पैसे डाल सकते हैं, एवरेज डाउन कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या पैसे चाहिए तो डेफिनेटली अगर भाई मुनाफा हुआ है तो आपका पैसा है, आप ले लीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा इवेंट बेस्ड अगर मूवमेंट देखें तो कभी कभी इसमें लॉस हो सकता है, बिकॉज आप एंटर नहीं कर पाते वापस। और वो हमने देखा है कि काफी लोग जो शार्प डाउनटर्न में जो एग्जिट करते हैं वो एंटर नहीं कर पाते।
तो वो पहली चीज है कि इनएक्टिविटी और इनएक्शन एक्चुअली इज बेटर। दूसरी चीज ये है कि काफी इन्वेस्टर्स को अब लगता है कि पिछले साल 50-60% रिटर्न बना, तो इस साल भी मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसे ही कुछ है। उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, इसलिए एक्सपेक्टेशंस को प्लीज रीजनेबल रखिए। अगर आप मार्केट में नहीं होते तो कहाँ होते, और जहां भी होते आप हो सकता है कि आपको सिंगल डिजिट रिटर्न ही मिलती। तो अगर आपको डबल डिजिट रिटर्न मिल रही है मार्केट्स में, दैट इज अ गुड आउटकम। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी सारे अभी निवेशक हैं, उनको लगता है कि 25-30-40% रिटर्न तो ऐसे ही बनना चाहिए, वो तो हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो लॉन्ग टर्म मार्केट की ग्रोथ होती है वो अर्निंग्स ग्रोथ से बहुत ज्यादा हटके नहीं हो सकती है, और अर्निंग्स ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से बहुत ज्यादा हटके नहीं हो सकती है। तो अगर इंडिया ग्रो करेगा नॉमिनली, अगर आपको डबल ग्रोथ मिलेगी, तो अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से आपको मार्केट में भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ये आपको रिटर्न मिलना अ, तब आपको पॉसिबल है जब आप थोड़ा डिसिप्लिन रखें, एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखें। हम आज भी देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्टिकल कॉल्स लेते हैं, और उस चक्कर में मार्केट का मूड आपको लगता है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट जैसे कि हमने लास्ट फ्यू हफ्तों में देखा कि वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन रखें, पेशेंस रखें, लॉन्ग टर्म सोचें। बिल्कुल। धीरज बनाए रखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से इस तरह के माहौल में जहाँ पे उतार चढ़ाव लोग कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हों। लेकिन चर्चा का आखिरी छोर अब यहाँ पर रह गया है। मुझे जानना है कि आपके फंड हाउस में अगर हम रुझानों की बात करें तो लोगों का निवेश किस तरह के फ़ंड में ज़्यादा हो रहा है। अगर हम टिकट साइज़ की बात करें तो एसआईपी, लमसम, लोग कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स आपने अब तक ऑब्जर्व किए हैं, कुछ बताइएगा इनफ्लोज के लिहाज से। तो हमारे फंड हाउस का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे हम दो या तीन नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं ट्राई करूँ कि 3-4 तरह के अगर इन्वेस्टमेंट फ्लोज का मैं ट्रेंड देखता हूँ। एक तो वो है जिन्हें अभी भी लगता है कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप इन इंडिया एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, और वो आज भी निवेश स्मॉल कैप फंड्स में, या जो हाई रिस्क फंड्स है एक तरफ से अगर आप देखें, उसमें उनका एसआईपी भी बरकरार है, उनका लमसम भी बरकरार है। तो स्मॉल कैप फंड, जो हमारा स्मॉल कैप फंड है, उस वो काफी अट्रैक्टिव होने लगता है, उसमें हम नेट इनफ्लोज काफी स्ट्रांग देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है, उनको लगता है कि लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप में थोड़े जो सुपर फंड्स हैं उसमें अभी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि अगर इतना स्ट्रॉन्ग बुल रन के बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, रिलेटिव वैल्यू अगर आप देखें लार्ज कैप में, अगर आपको लगता है ज्यादा अच्छा है, तो आप थोड़े और स्टेबल जो फंड्स हैं उनको वो चूज करते हैं। तो हमारा कोर इक्विटी फंड जो है, जो लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि काफी इंटरेस्ट है, काफी लोग उसको रेकमेंड भी करते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। तीसरा है जो बकेट, जो ऑल वेदर फंड्स अगर आप देखें जो माना जाता है, ऑल वेदर फंड्स में चाहे वो मल्टी एसेट फंड हो या मल्टी कैप फंड हो या बैलेंस एडवांटेज फंड हो, जो नए निवेशक हैं जिनको कहीं ऐसा चूज नहीं करना है, उनको हर तरह के मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, ब्रॉड पार्टिसिपेशन चाहिए, वो इस तरह के फंड्स चूज करते हैं। पूरा रेंज है वहाँ पे, तो उनमें 3-4 जो फंड्स हैं जो ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन पे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या हमारा स्टर्लिंग वैल्यू हो या मल्टी एसेट हो या मल्टी कैप हो, इसमें भी हम काफी फ्लोज देखते हैं। जो चौथे तरह के कस्टमर्स है, जो अभी काफी नए कस्टमर्स हैं, वो इंडेक्स फंड्स को भी काफी एक्टिवली देख रहे हैं। अब इंडेक्स फंड्स में जैसे आपने देखा है कि खाली ब्रॉड इंडेक्स नहीं होते, फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजीज भी होते हैं, और नए तरह के यूनिक इंडेक्स फंड्स भी आ रहे हैं। तो फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजीज जैसे हमारा लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड है, या मोमेंटम इंडेक्स फंड है, या अल्फा इंडेक्स फंड है, इनमें भी हम काफी इंटरेस्ट देखते हैं। इसके अलावा हमारा एक नया फंड अब हमने लॉन्च किया है, जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को इंडेक्स को ट्रैक करेगा, तो बंधन टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसमें यूनिक ये है कि ये पूरे के पूरे मार्केट को 750 कंपनीज में
उस इंडेक्स के हिसाब से ट्रैक करेगा। तो इसमें ना तो वो खाली लार्ज कैप है, ना मिड कैप है, ना स्मॉल कैप है, ना माइक्रो कैप है, सब। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि काफी इंटरेस्ट, काफी हमारे पास इंक्वायरीज आ रही। तो ये 3-4 तरह के बिहेवियर देख रहे हैं। सबका डेमोग्राफिक अलग है, सबका ऑब्जेक्टिव अलग है, सबका इमीडिएट जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग है। बट अगर मैं ये ट्राई करूँ कि इनको 3-4 क्लस्टर्स में असेस करूँ, तो दीज वुड बी द 4। विशाल, समय मेरा समाप्त हो चुका है। सवाल हालांकि अभी आपसे पूछने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतने विस्तार से, इत्मीनान से तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग।